नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है हमारे चैनल पर वेल्थ सागा पर, तो दोस्तों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी कंसिस्टेंसी, उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस, कैसा उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है और कैसा उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस रहेगा। कोई तुक्के की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस भी इसी प्रकार है, कोई तुक्का नहीं। अगर आप देखें पिछले 4 साल के रेवेन्यूज का, तो पिछले 4 साल के रेवेन्यूज में आपको जबरदस्त जंप दिखाई पड़ रहा है, इस कदर कि 2017 से लेकर के 2020 के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट डबल का जंप आया। मतलब समझ रहे हैं आप, 1, 2 एंड 3 3 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो डबल हो गई। अगर हम लोग बात करें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, ऐसा नहीं है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट बन नहीं रहा है, तो प्रॉफिट भी बन रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 0.15 लाख करोड़ थी वो हो गई है ऑलमोस्ट डबल, 0.27 लाख करोड़। तो इतनी जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है और ये परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कोई तुक्का नहीं है। और यही रीजन है इस स्टॉक में एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट हेफ्टी है। हेफ्टी मींस हेफ्टी, ऑलमोस्ट 40% का इन्वेस्टमेंट एफआईआईस का है। अगर बात करें डीआईआईस का तो ऑलमोस्ट 20%, वन फिफ्थ होल्डिंग है डीआईआईस की, 40% की होल्डिंग है एफआईआईस की। प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें जो कि है 26%। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड्स को मिला लें तो ऑलमोस्ट 87% की होल्डिंग आती है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। रिटेलर्स के पास 13%। और कोई भी प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त स्टॉक है, नो क्वेश्चन ऑफ एनी एम्बिग्विटी और एनी तुक्का एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पहले कैसे रिजल्ट्स रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर हम लोग देखें रिटर्न ऑन एसेट, दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो बैंकिंग का स्टॉक है। और बैंकिंग स्टॉक में आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हम लोग को रिटर्न ऑन एसेट को लेकर के बहुत स्पेसिफिक रहना होता है। एसेट क्या होते हैं? एसेट होते हैं लोन्स पे जिसपे इंटरेस्ट जनरेट होता है। अब इनका इंटरेस्ट जो रिटर्न निकल के आ रहा है इनके लोन्स पर, इनके एसेट्स पर, अगर वो बेहतर है, वो इंप्रूव हो रहा है, तो ही मेन कमाई समझी जाएगी। फिलहाल दोस्तों बात करें रिटर्न ऑन एसेट की, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कहीं ड्रॉप नहीं है। कोविड आया, कोविड पिछले 1 साल से कोविड की मार पड़ रही है हर जगह, लेकिन इसके रिटर्न ऑन एसेट्स पे कहीं पर भी आपको डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कितना अल्टीमेटली कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट कितना जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसको आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 का भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल दिसंबर 2019 के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, 29,369 करोड़ का इनको इंटरेस्ट जनरेट किया था इन्होंने, जो कि अब की साल दिसंबर 2020 में भी उससे ज्यादा है। मतलब कोविड की मार पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्ट में कोई भी फॉल नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, मार्जिन्स की, शुद्ध मुनाफा की, तो दोस्तों आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 7416 करोड़ था पिछले साल दिसंबर 2019 में, जो कि जंप होकर के 8758 करोड़ हो गया है, जो कि एक शानदार जंप को दर्शाता है। दोस्तों यही रीजन है कि यहां पर वेल्थ सागा पे जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग कोई बातचीत करते हैं, दैट इज अ कंफर्म्ड परफॉर्मर। और उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ऑफ कोर्स आपको एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा जब रिसर्च होता है कि यू कैन इन्वेस्ट इन दिस stock, then of course there is no second thought about it. दोस्तों जब कभी भी हम किसी स्टॉक के स्पेसिफिकली बात करते हैं, उसके शेयर होल्डर्स के कैश फ्लो की, तो हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। स्टॉक की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है? तो दोस्तों पिछले कई सालों से द स्टॉक हैज बीन कंसिस्टेंट डिविडेंड डिविडेंड पेई। अगर हम लोग बात करें उसके पिछले कई सालों की, तो पिछले 5 ईयर्स के बारे में बात करते हैं। 16, 17, 18, 19 ऑफ कोर्स 20 चल रहा है, जिसमें कि आपको डिविडेंड मिला नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड इशूज, काफी सारे कोविड इशूज के चलते इसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। परंतु आपको डेफिनेटली इन 2021 डिविडेंड्स विल बी अनाउंस्ड। और दोस्तों इस शानदार कंपनी में हाई ग्रोथ की पोटेंशियल है। जहां पर हाई ग्रोथ की पोटेंशियल होती है वहां पर आपको डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलता है। तो दिस कंपनी इज नॉट अ वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। लेकिन वो कंपनी कौन सी है उसका नाम जान लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, जिसके आज आए हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही शानदार। रिजल्ट्स के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उस पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल इनकम की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 3591763 लैक्स, बढ़ के आई है 3801750।
और वहीं अगर पिछले क्वार्टर से बात कर लें, दैट इज Q3 से बात कर लें, तो पिछले क्वार्टर में जो इनकी इनकम थी वो थी 3752293। तो पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल से भी आपको बेहतर जंप दिखाई पड़ रहा है नेट इनकम की। अब बात करते हैं शुद्ध मुनाफे की, नेट प्रॉफिट की। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बातचीत करें, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कंपनी की कंपनी के कैसे एक्सपेंसेस रह रहे हैं, वो कंपनी का अपना बंदोबस्त है। हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर वी शुड नॉट गो सो मच डीप इनटू दी कंपनीज परफॉर्मेंस कि कंपनी क्या एम्प्लॉय कॉस्ट है, क्या उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हम लोग को उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमको मतलब है टॉप लाइन और बॉटम लाइन, अल्टीमेटली कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर कर पा रही तो ठीक है, नहीं कर पा रही तो हमारे मतलब की कंपनी नहीं है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड वो है 818651 लाख, सारी वैल्यू लैक्स में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 692769। तो अच्छा खासा आपको जंप दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें, दैट इज दिसंबर क्वार्टर के बारे में बात करें, तो वहां से आपको अच्छा खासा डेंट दिखाई पड़ रहा है। और उसके पीछे रीजन है कंपनी के द्वारा पे किए गए टैक्सेस, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हैं कंपनी के, जो कि पिछले बार से अब की बार थोड़े से ज़्यादा आए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन से भी ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की और एनपीए के रेशो की, जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में बात करें जो कि आया है 18.8%, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में उतना शानदार नहीं है। तो क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस में आपको डिप दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों जो चीज आपके सामने दिखाई पड़ रही है वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा सा डिप दिखाई पड़ रहा है और आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी आपको डिप दिखाई पड़ रहा है। यस, हम लोग अब बात करते हैं एसेट्स की, एसेट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए आया है 1.32%, बढ़ के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.81%। मतलब पिछले क्वार्टर से एसेट क्वालिटी में आपको अच्छी खासी खराबी दिखाई पड़ रही है और पिछले साल से भी ज्यादा खराब हुए हैं एसेट, क्योंकि पिछले साल था 1.26% का ग्रॉस एनपीए, जो कि बढ़ के हो गया 1.32%। अब ये तो हो गया ग्रॉस। अब बात करते हैं नेट एनपीए की। तो नेट एनपीए जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 0.36%, वो बढ़ के आया है 0.40%, और जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.09%। तो हम लोग अगर पिछले साल से कंपेयर करें, दैट इज पिछले साल से कंपैरिजन करना ज़्यादा बेहतर है, तो हम लोग पाएंगे कि पिछले साल से भी एसेट की क्वालिटी में डिप आया है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो दोस्तों जो कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर समझता हूं एज फार एज दी परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स आर कंसर्न। तो रिटर्न ऑन एसेट आया है 0.50%, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से ऑलमोस्ट बराबरी पर है। लेकिन पिछले क्वार्टर दैट इज दिसंबर क्वार्टर से आपको थोड़ा सा डिप दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% का डिप है। तो दोस्तों जो चीजें आपके जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो आपके सामने है कि पिछले साल से कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो क्या अब स्टॉक में गिरावट आ सकती है? उसको जानने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फिगर्स पे नजर डाल लेते हैं। एक बार फटाफट क्विकली एक बार नजर डालते हैं सेगमेंटल रेवेन्यू पे, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो बैंक है, बैंक अपना रिटेल बैंकिंग पे कितना पैसा बना पा रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में जो रिटेल बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया में एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने की गारंटी होती है रिटेल बैंकिंग। फिलहाल दोस्तों रिटेल बैंकिंग के बारे में बात करें तो पिछले साल इसी कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग का बिजनेस था वो था सेकंड नंबर 2821059 लाख, सारी वैल्यूज लैक्स में है। तो 2821059 था पिछले साल, जो कि अब की साल आया है 2761274। मतलब आपको रिटेल बैंकिंग में डिप दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से, तो पिछले क्वार्टर में था 2781220, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आपको डिप दिखाई पड़ रहा है। तो आपको अब की जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आए हैं वो पिछले साल और पिछले क्वार्टर से तो ऑफ कोर्स क्लियर कट डिप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
तो वो तो थे स्टैंड अलोन रिजल्ट। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास एचडीएफसी बैंक के अलावा भी कुछ और सब्सिडरीज हैं जो कि उसको पैसा कमा के देते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। उनको भी अगर जोड़ लें तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो अगर हम लोग उसको जोड़ें तो हमें पता चलता है कि अगर जब उसकी और भी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस को ऐड अप करते हैं तो फिर एचडीएफसी बैंक ने बेहतर परफॉर्म किया है। पिछले साल उसका जो रेवेन्यू था, बेसिकली टोटल इनकम निकल करके आ रही थी, वो टोटल इनकम वॉज 3828717 पिछले साल इसी क्वार्टर में। लेकिन अब की साल आई है 4090,949, जो कि पिछले क्वार्टर दैट इज दिसंबर क्वार्टर से भी बेहतर है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, हम लोग बात करते हैं सीधे बॉटम लाइन की, क्या कंपनी ने शुद्ध मुनाफा जनरेट किया, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और द लॉस फॉर द पीरियड निकल करके आ रहा है 843378, जो कि पिछले साल से तो जबरदस्त बेहतर है ही, पिछले क्वार्टर से भी बेहतर है। तो कम से कम इसका मतलब ये हुआ कि एचडीएफसी बैंक स्टैंड अलोन इज नॉट एबल टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स जो कि पिछले क्वार्टर में जनरेट कर रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरीज के साथ परफॉर्मेंस की, तो फिर एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस आज भी कायम है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि सर इसमें ऐसे कौन से इसके सब्सिडरीज हैं जो कि इसके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इनके दो सब्सिडरीज हैं, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो ये दोनों के दोनों इसके सब्सिडरीज हैं जो कि इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका कि मैंने अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाया। एक बार हाईलाइट लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों। तो जो नेट रेवेन्यू आया है वो बढ़ा है 16.4% क्वार्टर एंडिंग मार्च में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में जो नेट रेवेन्यू आया है वो बढ़ा है 16.4%। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 12.6%, जो कि पिछले साल से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और वैसे बात करी जाए दोस्तों स्टॉक के इस प्रकार के रिजल्ट्स की, तो इस प्रकार के रिजल्ट्स मार्केट ने एक्सपेक्ट भी किए थे। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जो कि मेरा काम है आपको साफ साफ बताना, वो है कंपनीज के प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। अब प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन ये होते हैं, बैंक्स को पता होता है कि हो सकता है मेरे बैंक में जो हमने एसेट देके रखे हैं, लोन दे करके रखे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ बैड लोन्स हो सकते हैं, जिसके चलते वो कुछ पैसे को अपना साइड में रखते हैं, निकाल करके प्रोवाइड करके रखते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कुछ एसेट में डेंट आता है तो उस प्रॉफिट से वो भरपाई की जा सके। फिलहाल प्रोविजन और कंटीजेंसीज के बारे में बात करें, जो कि निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 4700 करोड़ एज अगेंस्ट 3784.5 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। तो पिछले साल जो उन्होंने प्रोविजनिंग करी थी वो थी 3784 करोड़ की, जो कि अब के साल बढ़ करके 4693.7 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बैंक को ऐसा लग रहा है कि कोविड के चलते हो सकता है कि कुछ एसेट्स खराब हो सकते हैं, कुछ बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अपने प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल करके प्रोवाइड फॉर करके प्रोविजन निकाल करके उन बैड लोन्स के लिए एक कंटिजेंसी प्लान कर ली है, जिससे कि बैंक की एसेट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और दोस्तों लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी कवर करना चाह रहा हूं, वो है टोटल डिपॉजिट्स के, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा आएगा तभी बैंक उसको लेंड कर सकता है लोन्स के फॉर्म में और वहां से इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। तो टोटल डिपॉजिट कितने बढ़े हैं? तो टोटल डिपॉजिट्स आए हैं 13,35,060 करोड़, जो कि 16.3% बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछले मार्च 2020 के क्वार्टर से, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो रिजल्ट्स आर गुड, रिजल्ट्स आर फाइन, लेकिन थोड़ा सा आपको पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको डेंट दिखाई पड़ा है हर एक फ्रंट पे, जनरली मैंने आपको समझा ही दिया है, तो जिसका कि इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी पड़ चुका है। अब स्टॉक प्राइस पे देखते हैं क्या इंपैक्ट चल रहा है। मार्केट को ये वीकनेस पता है, इसीलिए एक महीने में स्टॉक करीब 5 to 6% ऑलरेडी डाउन है फ्रॉम इट्स हाइज। ये स्टॉक 1600 के आसपास चल रहा था, अभी चल रहा है 1400 के आसपास। तो मार्केट को ये वीकनेस ऑलरेडी पता थी, जिसको कि उसने ऑलरेडी फैक्टर इन करने की कोशिश करी है। तो अगर बात करें पिछले साल के परफॉर्मेंस से, तो पिछले साल इसी समय पर इस बैंक ने जो रिजल्ट्स पोस्ट किए थे उसके कंपैरिजन में अभी स्टॉक 62% ऊपर जा चुका है। तो रिजल्ट्स तो बेहतर हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, रिजल्ट्स आर गुड, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। 1626 रुपीज के प्राइस पर ये स्टॉक चल रहा था और अभी ये स्टॉक गिर करके 1400 के प्राइस पे चल रहा है। चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है।
चार्ट पे देखने से पहले दोस्तों क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें डिलीवरी कितनी हुई है। तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि 50% के आसपास की शानदार डिलीवरी हुई है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल हु हैव ट्रेडेड इनटू एचडीएफसी बैंक 50% ऑफ दिस स्टॉक हैज बीन टेकन एज अ डिलीवरी। तो लोगों को विश्वास है कि इस स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। भाई देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है, तो उन्होंने इस स्टॉक की डिलीवरी ली है जिससे कि इसके बढ़े हुए प्राइसेस पर इसका फायदा उठाया जा सके। फिलहाल दोस्तों इसके चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। तो ये है इसका चार्ट। 1600 प्लस के प्राइस रेंज पर ये स्टॉक चल रहा था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब, और मार्केट को ये बात पता थी कि इसके रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, दैट इज इस क्वार्टर के कंपैरिजन से थोड़े से वीक आ सकते हैं। इसीलिए मार्केट ने इसको फैक्टर इन करने की कोशिश करी है और इसके प्राइस को ऑलरेडी 1350 के प्राइस तक डेंट लगा चुकी है, जो कि क्लोज टू देखा जाए तो 10 to 12% के आसपास का डेंट ऑलरेडी लग चुका है। अभी फ्रेश बाइंग ही इमर्ज हुई थी। बाई चांस हो सकता है कल के दिन, अब ये तो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा कि कल के दिन मार्केट फोर्सेज इस प्राइस को कहां लेके जाती हैं। कल मतलब मंडे को मार्केट फोर्सेज प्राइस को कहां पर लेके जाती हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई भी डेंट आता है, स्टॉक फिर से 1350 के प्राइस रेंज पे आता है, तो दोस्तों इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट प्राइस रेंज टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। कृपया करके 1350 1365 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर डेफिनेटली डाल दें। बाई चांस अगर कोई सेल ऑफ होता है अर्जेंट पैनिक में और ये स्टॉक वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो आपका इमीडिएटली एक जबरदस्त लॉट बाय हो सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, कंपनी इज वेरी गुड, फंडामेंटल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। ये जो माइनर एबरेशंस हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे, और यही तो मौके होंगे जब हम लोग अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइसेस पे बाय कर सकेंगे। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें ताकि उनको भी इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चल सके और वो भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।